नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में सीखा था। वहां पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जिनका यूज करके हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि math.h लाइब्रेरी का यूज करके उन सभी मैथमेटिकल फंक्शन का यूज आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की बात करेंगे। देखिए, अभी तक केवल आप आउटपुट स्टेटमेंट देख रहे थे जिसको हम लोग प्रिंटफ कहते थे। ठीक है, जिसको हम लोग प्रिंटफ कह रहे थे। ये एक सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट होता था, मतलब आउटपुट फंक्शन होता था जिसका यूज हम लोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिंटफ से ही मतलब आउटपुट दिया जा सकता है। कई और सारे फंक्शन होते हैं जिनके द्वारा आउटपुट दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं आउटपुट इनपुट स्टेटमेंट्स या फिर फंक्शन कह लीजिए, फंक्शन के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अभी तक जब हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, जैसे ये प्रोग्राम आप देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, x=2, y=3, z=-4। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रोग्राम में डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। ठीक है, डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपका प्रोग्राम रन हो, ठीक है, जब आपका प्रोग्राम रन हो तो उसमें रनिंग टाइम पर आप कीबोर्ड से वैल्यू इंटर कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से वैल्यू इंटर कर सकते हैं। इसको मैं आपको समझाने के लिए आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। प्रोग्राम बना के दिखा दूं ताकि ये लॉजिक आपको और अच्छे से क्लियर हो, तब आपको ये मतलब कि समझ में आएगा कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोड ब्लॉक पर चलते हैं। वहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम हम आपको बना के दिखा देते हैं कि कैसे हम इनपुट कीबोर्ड से लेंगे। उसके बाद में हम आपको समझाते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग कोड ब्लॉक पर आ गए हैं। यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम हम लिख लेते हैं, जैसे हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, वाइड मेन। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने इंटीजर टाइप का। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कर देते थे =5। ठीक है, =5 कर देते थे, उसके बाद में प्रिंटफ लगाते थे और ए को %d करके प्रिंट कर देते थे। ठीक है, ए को प्रिंट कर दे रहे थे, तब आपको स्क्रीन पर ए मिल जा रहा था। ठीक है, ए में जो भी वैल्यू हो रही थी 5, तो आपको 5 स्क्रीन पर मिल जा रही थी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 5 मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू एंटर करा सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट हम ना लिखें, ठीक है, ये स्टेटमेंट हम ना लिखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैनफ लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को प्रिंट करता है, वैसे स्कैनफ एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को स्कैन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो ए है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्कैन करना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब हम लोग वैल्यू को प्रिंट करते थे इंटीजर टाइप की, तो वहां पर %d लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी %d लगाएंगे क्योंकि हम वैल्यू स्कैन करेंगे इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब देखिए, ये वैल्यू स्टोर कहाँ होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी ए में। ठीक है, ये वैल्यू जो हम स्कैन कर रहे हैं, ये वैल्यू स्टोर होगी ए में, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए आप समझ लीजिए अच्छे से। %d इसलिए लगाया है क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, और एड्रेस ऑफ ए लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो स्कैन होगी इस %d के थ्रू, वो ए में सेव होगी। ठीक है, वो ए के एड्रेस पर सेव होगी, तो ये स्कैन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने प्रिंटफ लगाकर ए को प्रिंट किया है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट पहले जैसा ही है। तो देखिए, अभी आपका प्रोग्राम जब रन होगा, ठीक है, आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो ये आपसे ए मांगेगा। ठीक है, इंटर ए कहेगा। ठीक है, इंटर ए कहेगा, उसके बाद में आपसे ए मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और प्रिंटफ लगा देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं प्रिंटफ। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करके लिख देते हैं इंटर ए। ठीक है, इंटर ए हमने लिख दिया। तो देखिए, ये पहले प्रिंट होगा। ठीक है, इंटर ए प्रिंट होगा, इंटर ए प्रिंट होगा। ये जब स्टेटमेंट चलेगा तो इंटर ए प्रिंट होगा, आपको ये स्टेटमेंट ये दिखाई देगा। उसके बाद में देखिए स्कैनफ लिखा है। ठीक है, तब आप जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो ए के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इसको हम आपको रन करा के दिखाते हैं, तब ये लॉजिक अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, इसको हमने सेव किया, F9 से हमने रन किया, तभी देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंटर ए। ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू इंटर करिए। ठीक है, मतलब इंटर ए है तो ए इंटर कर रहा है। अब ए जो भी जिस टाइप का है, आपने जिस टाइप का बनाया हो प्रोग्राम, वो आप ए इंटर करिए। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया 10। ठीक है, 10 इंटर किया, उसके बाद में हमने एंटर को प्रेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल गया a=10। ठीक है, a=10। तो ये इंटर ए क्या है, एक मैसेज है जो हमने प्रिंटफ करके प्रिंट किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमने प्रिंटफ करके प्रिंट किया था, ये इंटर ए वो मैसेज है।
ठीक है, इंटर ये मैसेज है। उसके बाद में हमने स्कैनएफ लगाया है, ठीक है, ये हमने स्कैनएफ लगाया है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि उसके बाद में आपको वैल्यू इंटर करने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब कर्सर ब्लिंक कर रहा था तो आपसे वैल्यू इंटर करने के लिए कह रहा था, और जो भी वैल्यू इंटर करेंगे तो स्कैनएफ लगा है ना, ठीक है, स्कैनएफ लगा है, वो ए में स्कैन हो जाएगी, ठीक है, ए में स्कैन हो जाएगी। उसके बाद में देखिए हमने प्रिंटफ फिर से लगाया है, फिर से हमने प्रिंटफ लगाया है। यहाँ पर हमने लिखा है ए इक्वल टू %d, तो ए इक्वल टू तो एस्ट्रिक प्रिंट होगा, %d की जगह पर ये ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ए में स्कैन हम लोगों ने किया था 10, ठीक है, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ था तो यहाँ पर हमने 10 एंटर किया था, तो ए में 10 वैल्यू चली गई थी, वही ये वैल्यू जो हमने प्रिंट की है वही ए की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड से वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको वैल्यू वेरिएबल में देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, ये देखने में भी अच्छा लगता है, और एक मतलब कि इंटरेक्टिव वे है। जैसे हम यहाँ पर बार बार इस प्रोग्राम को रन कराएं, ठीक है, बार बार इस प्रोग्राम को रन कराएं, और बार बार इसमें हम वैल्यू बदल बदल कर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 12 दे दिया तो हमें 12 मिल गया। अगली बार फिर से प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पर अगर हम 25 दे दें तो हमें 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं तुरंत आपका प्रोग्राम रन हो आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वो पुराना वाला अगर स्ट्रेटेजी अपनाते, यहाँ पर ऐसे लिखते, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करते a इक्वल टू 15, ठीक है, a इक्वल टू अगर हम 15 करते तो यहाँ पर देखिए बार बार हमें यहाँ पर वैल्यू बदलनी पड़ती, ठीक है, बार बार हमें यहाँ पर वैल्यू बदलनी पड़ती, तब a की जगह पर वैल्यू चेंज होती, ठीक है। तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी वैल्यू इंटर ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नोट्स पर, वहां पर आपको अब समझाते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी कि इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, तब आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नोट्स पर। देखिए हम लोग अपने नोट्स पर आ गए हैं, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने जूम आउट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हमने लिखा है, यहाँ पर इतने टाइप के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स यानी कि इतने प्रकार के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले 3 स्टेटमेंट जो लिखे हैं, ठीक है, पहले 3 फंक्शन जो लिखे हैं ये आउटपुट के लिए, ठीक है, ये आउटपुट के लिए है, और जो ये इतने फंक्शन लिखे हैं 5 फंक्शन जो ये लिखे हैं ये इनपुट के लिए, ठीक है, ये इनपुट के लिए है। अभी हम लोग इनको बहुत अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे सीखेंगे। इनका नाम आप देख लीजिए, चाहे प्रिंटफ पहले भी था वही है, प्रिंटफ, पुटकैर, पुट्स, स्कैनएफ, गेटकैर, गेट्स, गेटch और getche, ठीक है, इतने टाइप के फंक्शंस होते हैं। अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल सीखेंगे, लेकिन इनको सीखने से पहले हमें कुछ और सीखना होगा, ठीक है, उनके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो 2 तरीके के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होते हैं, पहले होते हैं फॉर्मेटेड, दूसरे होते हैं अनफॉर्मेटेड, ठीक है, फॉर्मेटेड होते हैं, अनफॉर्मेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड के बारे में सीखेंगे, ठीक है, फॉर्मेटेड के बारे में सीखेंगे, और अनफॉर्मेटेड के बारे में हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट और अनफॉर्मेट के समझने के लिए जहाँ पर देखिए %d का यूज होता है, ठीक है, ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं %d, या फिर कैरेक्टर के लिए %c, या फिर स्ट्रिंग के लिए %s, ये जो यूज हो रहे हैं, जहाँ पर ये कंट्रोल स्ट्रिंग जो ये वाली यूज होती है % के साथ में, इन सभी को हम फॉर्मेटेड कहते हैं, ठीक है, फॉर्मेटेड इनपुट या आउटपुट कहते हैं जब इनका हम यूज करते हैं, ठीक है, जब इनका हम यूज करते हैं तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये फॉर्मेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे समझने के लिए यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे ये डिफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम द वेरिएबल फॉर द वेरिएबल इन अ प्रोग्राम फ्रॉम द कीबोर्ड, सी प्रोवाइड्स अ फंक्शन कॉल्ड स्कैनएफ, ठीक है, स्कैनएफ एक फंक्शन प्रोवाइड करता है सी, जो क्या करता है, जिसके द्वारा हम लोग स्कैनएफ से वैल्यू को स्कैन करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी करके देखा है। फिर लिखा है इट इज इक्विवेलेंट टू रीड स्टेटमेंट इन फोर्टान और पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लैंग्वेज और होती हैं, फोर्टान और पास्कल। तो जैसे फोर्टान और पास्कल में इनपुट लिया जाता है कीबोर्ड के थ्रू, सेम यहाँ पर सी में भी लिया जाता है, ठीक है। तो वही स्ट्रेटेजी है यहाँ पर भी, फोर्टान और पास्कल वाली, ठीक है। फिर लिखा है दिस इज यूज टू एक्सेप्ट अ न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो स्कैनएफ के थ्रू, जो हम लोगों ने अभी स्कैनएफ का यूज करके देखा है, उसके थ्रू आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्कैन कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्कैन कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्कैन कर सकते हैं, और फ्लोट टाइप की वैल्यू स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरिक लिखा है, तो न्यूमेरिक में सभी तरीके की वैल्यू आ सकती हैं, ठीक है, आ जाती हैं, चाहे वो इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो या फिर डबल हो। न्यूमेरिक अगर कह देता है तो न्यूमेरिक का मतलब सब कुछ होता है, ठीक है। फिर लिखा है इट इज इंक्लूडेड इन studio.h,
ठीक है। और ये जो स्कैनफ की डेफिनेशन होती है वो भी स्टूडियो में लिखी होती है, ठीक है। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जो आपका प्रिंटफ होता है, स्कैनफ होता है, इन दोनों की डेफिनेशन स्टूडियो लाइब्रेरी में लिखी होती है, ठीक है। स्टूडियो लाइब्रेरी में ये इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने जर्नल फॉर्म ऑफ स्कैनफ लिखा है, ठीक है, जर्नल फॉर्म ऑफ स्कैनफ लिखा है। तो स्कैनफ फिर लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम लोग डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, जैसे प्रिंटफ जब हम लोग लगाते थे तो जो इतने %d वाले यूज मतलब %d वाले जितने भी लेटर्स होते थे उन सभी को हम डबल कोटेशन के अंदर ही रखते थे, ठीक है। तो जो ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा होता है इसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद में देखिए हमने एड्रेस लगाकर ए लिखा था वहां पर, ठीक है, कॉमा करके कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद में कॉमा करके हम लोगों ने लिखा था एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस लिस्ट लिखा जाता है, ठीक है, एड्रेस लिस्ट लिखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्कैनफ के थ्रू आप एक समय में एक ही वैल्यू नहीं स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, कई सारी वैल्यू भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखी कंट्रोल स्ट्रिंग की, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने आपको बताया है लेकिन फिर भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इज सीक्वेंस ऑफ वन आर मोर कंट्रोल कैरेक्टर ग्रुप्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ग्रुप्स हो सकते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, जैसे हमने आपको अभी बताया है। जैसे एक समय में एक ही वैल्यू नहीं स्कैन कर सकते, कई वैल्यू स्कैन कर सकते हैं। जैसे %d आपने लगाया तो %d लगाया, इसका मतलब आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्कैन कर रहे हैं। फिर इसी के साथ में आप %c लगा दिए तो कैरेक्टर भी स्कैन हो जाएगा, %f लगा देंगे तो फ्लोट स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 चीज़ें लगा दी, ठीक है, 3 चीज़ें लगा दी। उसके बाद हम लिख दें एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 वैल्यू एक साथ स्कैन हो रही है, ठीक है, 3 वैल्यू एक साथ स्कैन हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है इट इज सीक्वेंस ऑफ वन आर मोर कैरेक्टर ग्रुप्स, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर वन आर मोर कैरेक्टर का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ईच कैरेक्टर ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ % सिंबल, ठीक है। और जो भी ये कैरेक्टर होगा वो जो होगा वो % सिंबल के साथ में कंबाइन होगा, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होगा वो % के साथ में उसका कॉम्बिनेशन होगा। मतलब जो भी सिंबल होगा, जैसे D हो या फिर C हो या फिर F हो या फिर S हो, इसके साथ में हम लोग % जरूर लगाएंगे, ठीक है, % जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है, इसी को हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यही % बताता है कि किस टाइप की वैल्यू, % के बाद में जो लेटर लिखा होता है तो यही आपको बताता है कि किस टाइप की वैल्यू आप स्कैन कर रहे हैं। या फिर प्रिंटफ केस में आपको पता चलता है, प्रिंटफ के केस में, कि किस टाइप की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है द कंट्रोल स्ट्रिंग स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, जैसे %d हम लोगों ने लिखा तो यही टाइप जो है फिक्स करती है कि किस टाइप की वैल्यू आप स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। आर टू बी सप्लाइड टू द वेरिएबल, ठीक है, कि मतलब जो वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर %d लिखा है, मतलब पहला आपने पहले कंट्रोल स्ट्रिंग %d लिखा, फिर %c लिखा, फिर %f लिखा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पहला वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, दूसरा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है क्योंकि आपने %c किया है, और तीसरा वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का है क्योंकि आपने %f किया है, ठीक है। तो यही कंट्रोल स्ट्रिंग आपको बताती है कि कौन सी टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल को डिलीवर कर रहे हैं किस टाइप की वैल्यू, ये यही कंट्रोल स्ट्रिंग आपको बताती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एड्रेस लिस्ट लिखा है, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी। तो ये एड्रेस लिस्ट इसी को हम लोगों ने कहा है। तो यहाँ पर लिखा है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द इनपुट, ठीक है, ऑफ द इनपुट वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड, ठीक है। तो ये एड्रेस लिस्ट क्या होता है, ये आपको वो एड्रेस दिया जाता है, यहाँ पर वो वेरिएबल का एड्रेस दिया जाता है जहाँ पर ये वैल्यू जो कंट्रोल स्ट्रिंग में स्कैन की जा रही है कंट्रोल स्ट्रिंग के थ्रू, वो जहाँ पर स्टोर होंगी वो एड्रेस यहाँ पर एड्रेस लिस्ट में दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एड्रेस ऑफ ए, तो इसका मतलब ये जो %d वाली वैल्यू है, ठीक है, ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है ये ए में स्कैन होगी, ठीक है, ये ए में स्टोर होगी। और जो दूसरा %c हमने लिखा है तो मतलब दूसरी जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ये बी के लोकेशन पर स्टोर होगी, और ये जो %c हमने लिखा है ये तीसरी वैल्यू फ्लोटिंग टाइप की जो वैल्यू है ये इस एड्रेस पर स्टोर होगी, ठीक है। तो एड्रेस लिस्ट आपको बताता है कि कौन सा वेरिएबल जो हम कौन सी वैल्यू जो कंट्रोल स्ट्रिंग में हम स्कैन कर रहे हैं वो किस वेरिएबल में यानी कि किस एड्रेस पर स्टोर होगी, ठीक है। तो ये इतना फॉर्मेट था स्कैनफ का, ठीक है।
अब आप क्या करते हैं, कोड ब्लॉक्स पर चलते हैं, वहां पर एक साथ हम 2-3 वैल्यू आपको स्कैन करके दिखा देते हैं ताकि ये लॉजिक अच्छे से क्लियर हो, फिर जल्दी से हम यहीं पर वापस आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। तो देखिए दोस्तों, हम कोड ब्लॉक पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रोग्राम पहले से बना रखा है। जैसे इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल हमने रखे हैं, ठीक है, ए बी, और कैरेक्टर टाइप के 2 वेरिएबल में हमने रखे हैं ch1 ch2, और फ्लोटिंग टाइप के 2 वेरिएबल हमने रखे हैं f1 और f2। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ में लिखा, ठीक है, प्रिंटफ में लिखा इंटर इंट ए, इंटीजर ए, फिर लिखा है कैर ch1 और फ्लोट f1। ठीक है, ये हमें मैसेज मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए स्कैनफ के अंदर हमने लगाया है %d, फिर %c, फिर %f। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पर लगाई हैं, मतलब 3 वैल्यू आप स्कैन करेंगे एक साथ। ठीक है, 3 वैल्यू आप स्कैन करेंगे एक साथ, तो पहली वैल्यू एड्रेस आप ए पर जाएगी। ठीक है, क्योंकि %d है तो इंटीजर टाइप के है। अब देखिए ए का टाइप इंटीजर पहले से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर %d लिखा है तो ये वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए हमने पहले से इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर दूसरा %c लिखा है तो मतलब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आप स्कैन कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर जाएगी, एड्रेस ऑफ ch1 पर। ठीक है, ch1 के एड्रेस पर जाएगी। अब ch1 पहले से कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले से कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, फिर तीसरी वैल्यू %f है, मतलब कि फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, तो जो यहाँ पर एड्रेस होगा, मतलब कि जो वेरिएबल का एड्रेस होगा वो भी फ्लोट टाइप का होना चाहिए, तो f1 यहाँ पर फ्लोट टाइप का है। ठीक है, फिर हमने तीन वेरिएबल में वैल्यू को स्कैन कर लिया। उसके बाद में हमने प्रिंट किया है %d, फिर हमने /n का यूज किया, यानी कि न्यू लाइन हो जाएगा, फिर ch1 %c, फिर हमने /n को यूज किया है, न्यू लाइन हो जाएगा, और f1 %f। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है a, फिर लिखा ch1 और f1। ठीक है, तो ये तीनों चीजें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको हम रन करा के दिखाते हैं ताकि ये लॉजिक आपको जल्दी से क्लियर हो। देखिए F9 से हमने रन किया, अब देखिए आपसे तीनों वैल्यू मांगेगा ये। ठीक है, तो आपको मैसेज मिलेगा वही वाला जो हमने वहां पर लिखा है, उसके थ्रू आपको वैल्यू को इंटर करना है। ठीक है, आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए आपसे ये कह रहा है इंटर ए, कैर ch1 एंड फ्लोट f1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल में वैल्यू आपको एक साथ देनी है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू इंट ए कह रहा है, तो इंटीजर ए मतलब कि पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की आपको देना है। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने वहां पर %d, %c, %f लगाया है, उसी ऑर्डर में आपने वेरिएबल रखे हैं। ठीक है, उसी ऑर्डर में आपने वेरिएबल रखे हैं और उसी ऑर्डर में आप वैल्यू को भी इंटर करेंगे। ठीक है, तो पहला है इंटीजर टाइप का, तो हमने 10 कर दिया। ठीक है, फिर आपको इंटर प्रेस करना है। ठीक है, इंटर प्रेस करना है तो फिर से कर्सर ब्लिंक करेगा, फिर आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंटर करनी है। ठीक है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम इंटर करेंगे, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम इंटर करेंगे, दूसरा है कैरेक्टर हमारा, तो यहाँ पर हम एल कर दे रहे हैं। ठीक है, एल हमने कर दिया। फिर देखिए आपसे तीसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू मांग रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और जैसे सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे ये ऑटोमेटिक आगे प्रोग्राम चल जाएगा, आगे जो भी होगा आपसे फिर ये कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा फ्लोट वैल्यू है तो हमने दिया 2.3। ठीक है, फिर हमने इंटर किया, तो देखिए यहाँ पर ए में आपको 10 मिल गया, ch1 में आपको एल मिल गया, और f1 में आपको 2.3 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कीबोर्ड के थ्रू 3 वेरिएबल में अलग अलग तरीके के जो हमारे वेरिएबल थे उन सभी में एक साथ हमने वैल्यू को इंटर करा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग टाइप के वेरिएबल रखे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक ही टाइप के 2 वेरिएबल रख सकते हैं। ठीक है, आप %d करके ए बी में भी वैल्यू स्कैन कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके का आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ बताने का मतलब ये था कि आप एक साथ कई वेरिएबल में वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। यहाँ पर देखिए वापस हम नोट्स पर आ गए हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने जूम कर लिया, तो ये इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं कि कंट्रोल स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है ये कैसी होनी चाहिए। हालांकि आप ज़्यादातर लॉजिक समझ गए होंगे, इसीलिए हमने पहले आपको बता दिया है, ताकि ये जो इतना सारा ढेर सारा स्टेटमेंट हमने लिखी है ये समझने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, बस हम पढ़ते जाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूल क्या लिखा है। पहला लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग मस्ट बी इनक्लोज विद इन द डबल कोट्स। ठीक है, तो ये भी लॉजिक आपको क्लियर होगा कि जो स्कैनफ का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं उसमें जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है वो हमेशा डबल कोट्स में होती है। ठीक है, ये जो हम लोग %c, %d या फिर %s करके जो भी लिखते हैं ये कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, ये डबल कोट्स में हमेशा होती है। ठीक है, तो ये पहला रूल है, आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा रूल लिखा है फॉर एवरी इनपुट वेरिएबल देयर मस्ट बी 1 कैरेक्टर ग्रुप। ठीक है, तो हर एक इनपुट वेरिएबल के लिए, जैसे आपने %d लिया, %c लिया, %s लिया, तो जितने आप वैल्यू स्कैन करना चाहते हैं, जैसे आप ABC 3 में वैल्यू स्कैन करना चाहते हैं,
ठीक है, ABC 3 की वैल्यू स्कैन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 जो है कैरेक्टर ग्रुप होने चाहिए, जैसे %d, %c, %s। अगर 3 वेरिएबल में आप वैल्यू स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 3 कंट्रोल स्ट्रिंग, 3 वेरिएबल ग्रुप, 3 कैरेक्टर ग्रुप यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, मतलब %d या फिर %s कुछ भी करके मतलब कि 3 वैल्यू अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो 3 कैरेक्टर ग्रुप यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, ईच कैरेक्टर ग्रुप शुड बिगिन विद परसेंट सिंबल। ठीक है, हर एक कैरेक्टर ग्रुप जो होगा वो परसेंट के सिंबल से शुरू होगा। ये भी आपको पता है, क्योंकि %d लिखेंगे या तो आप %c लिखेंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम वैल्यू को स्कैन करने का फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है, तो हर एक सिंबल जो होगा, कैरेक्टर सिंबल जो होगा, कैरेक्टर ग्रुप जो होगा वो परसेंट के सिंबल से शुरू होगा। ठीक है, और बाई कन्वर्जन कैरेक्टर, और उसका कन्वर्जन कैरेक्टर भी पीछे लिखा होगा, यानी परसेंट के साथ में d लिखा होगा तो इंटीजर होगा, और परसेंट के साथ में c लिखा होगा तो कैरेक्टर होगा, परसेंट के साथ में s लिखा होगा तो स्ट्रिंग होगा, परसेंट के साथ में f लिखा होगा तो फ्लोटिंग होगा, और कई सारी होती है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर ग्रुप कैन बी अलाउड विद इन द कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है, तो जैसा अभी हमने वैल्यू को स्कैन करके भी देखा है, इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर मतलब कि कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने करके भी देखा है। इन सच अ केस दे मे बी कंटिन्यूअस और सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस और कॉमास। ठीक है, तो ये जो %d, %c, %s लिखे हैं, इस केस में आप चाहें तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, स्पेस से सेपरेट कर सकते हैं, या बिना स्पेस के आप तीनों को लिख सकते हैं। ठीक है, बिना स्पेस के भी आप तीनों को लिख सकते हैं, जितने भी हो कंट्रोल। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर ग्रुप हो सबको एक साथ लिख सकते हैं, या फिर इनको आप कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसा आपकी मन हो। ठीक है, जैसा आपको मन हो, लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि इसको नहीं ही सेपरेट करते हैं, स्पेस भले लगा देते हैं लेकिन इसके बीच में कोई मतलब कि कॉमा वगैरह कुछ नहीं छोड़ते हैं, वो आपका परफेक्ट काम करेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ रूल कहता है, एड्रेस लिस्ट कंटेन एड्रेस ऑफ इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस जो यहाँ पर वेरिएबल जो होंगे, जैसे %d किया है तो इसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, उस वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा, जहाँ पर ये %d वैल्यू स्कैन होगी यहाँ पर आपको उस वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा। मतलब आपको एड्रेस आप लगाकर एम्परसैंड लगाकर उस वेरिएबल का नेम लिखना होगा जहाँ पर ये वैल्यू स्कैन होगी। ठीक है, अगला रूल यहाँ पर लिखा है, ईच इनपुट वेरिएबल इन एड्रेस लिस्ट मस्ट प्रेसिडेड बाय द एम्परसैंड। ठीक है, तो हर एक एड्रेस जो होगा, एड्रेस लिस्ट जो होगा वो एम्परसैंड को मतलब कि इसके एम्परसैंड के द्वारा प्रेसिड करेगा। ठीक है, मतलब वो फॉलो करेगा एम्परसैंड को। ठीक है, हर एक जो वेरिएबल होगा जिसमें वैल्यू हम स्कैन करना चाहते हैं वो एड्रेस को फॉलो करेगा। ठीक है, एम्परसैंड को फॉलो करेगा, और मैंने आपको बताया एम्परसैंड इसलिए लगाते हैं, यही आपको बताता है कि इस एड्रेस पर वैल्यू स्कैन होगी। ठीक है, अगर आप ए केवल लिखते हैं तो ए का मतलब सिर्फ वो वैल्यू होगी जो ए में होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एड्रेस ऑफ लिखते हैं तो इसका मतलब ए का एड्रेस। ठीक है, ए का एड्रेस, और हमें ये जो वैल्यू स्कैन करनी है वो ए के एड्रेस पर ही करनी है, मतलब कि जो वेरिएबल आप दे रहे हैं इस वेरिएबल के एड्रेस पर करनी है। इसीलिए देखिए प्रिंटफ में हम लोग केवल वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, प्रिंटफ के स्टेटमेंट में हम लोग केवल वेरिएबल लिखते हैं, लेकिन स्कैनफ में हमें इसके सामने एड्रेस भी लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हम सेव करते हैं, लेकिन प्रिंटफ के केस में हमें इसकी वैल्यू सिर्फ चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इनपुट वेरिएबल, अब यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए एड्रेस ऑफ वायर, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एल, एड्रेस ऑफ, यहाँ पर एड्रेस ऑफ बेसिक पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है फॉर स्ट्रिंग इनपुट वेरिएबल एड्रेस ऑफ इट नॉट कंपलसरी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग स्कैन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग स्कैन कर रहे हो तो आप तो चाहे एम्परसेंट लगाएं या फिर ना लगाएं। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्कैन कर रहे हैं या फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्कैन कर रहे हैं या फिर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, तब आपको एड्रेस ऑफ लगाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा और वैल्यू सही से स्कैन नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं तो आप चाहे एड्रेस ऑफ लगाएं और चाहे ना लगाएं। ठीक है, अगला रूल यहाँ पर कहता है ऑल द एड्रेस लिस्ट वेरिएबल आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सभी एड्रेस को, जैसे हम लोग लिख रहे थे कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, कॉमा एड्रेस ऑफ सी, तो इन सभी एड्रेस ऑफ वेरिएबल को आपको कॉमा से सेपरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इनको कॉमा से सेपरेट करना ही पड़ेगा। इनको अगर आप कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। और देखिए यहाँ पर एक सेंस भी बनता है, क्योंकि पहला वेरिएबल दूसरा होता है, दूसरा वेरिएबल दूसरा होता है, तो इनको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर ये चाहे सेपरेट करें चाहे ना करें आप, लेकिन ये जो अलग अलग वेरिएबल होते हैं जिन पे ये वैल्यू स्कैन होती है, इंटीजर टाइप की या फ्लोट टाइप की, इन्हें हमें मतलब कि कॉमा से सेपरेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए जैसे आप लिख रहे हैं एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, तो इन्हें आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, द वैल्यू फॉर द एड्रेस लिस्ट शुड मैप इन नंबर टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस ऑर्डर में यहाँ पर वेरिएबल होंगे, ठीक है, जिस ऑर्डर में यहाँ पर वैल्यूज होंगी उसी ऑर्डर में यहाँ पर वेरिएबल भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी %d, तो यहाँ पर जो पहला वेरिएबल होना चाहिए उसका भी टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। दूसरा अगर कैरेक्टर टाइप का है तो दूसरा वेरिएबल भी कैरेक्टर टाइप का ही होना चाहिए, नहीं तो ये गलत वेरिएबल पर गलत वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, और कभी कभी आपको एरर भी देगा, और कभी कभी आप जो वैल्यू स्कैन करेंगे वो सही से वैल्यू स्कैन नहीं होगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर वैल्यू दूसरे टाइप की स्कैन हो रही है और यहाँ पर दूसरे टाइप का वेरिएबल है, तो ये इसको स्टोर करने में कैपेबल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जब इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है तो वो केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्कैन करता है, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल केवल फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को स्कैन करता है, और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जो होता है वो कैरेक्टर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जिस ऑर्डर में आप यहाँ पर मतलब कि वैल्यू को स्कैन करेंगे उसी ऑर्डर में आप अपने जो वेरिएबल होते हैं वे रखेंगे। ठीक है, अगला रूल यहाँ पर लिखा है एड्रेस लिस्ट इज नॉट इंक्लूड विद इन द डबल कोट्स। ठीक है, और ये जो एड्रेस लिस्ट होती हैं ये डबल कोट्स के अंदर नहीं होती। ठीक है, ये एड्रेस लिस्ट सिंपल होती है, इनको डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है देयर मस्ट बी कॉमा टू सेपरेट द कंट्रोल स्ट्रिंग एंड एड्रेस लिस्ट। ठीक है, और मैंने आपको जब यहाँ पर स्कैनअप का स्टेटमेंट लिख के दिखाया था तो यहाँ पर आपने देखा भी था कि कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रिंग और ये एड्रेस ऑफ जो होते हैं इनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग है जो डबल कोट्स में है, और यहाँ पर जो एड्रेस वेरिएबल लिखते हैं इनके बीच में कॉमा से सेपरेट लगा होता है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट लगा होता है, इन वेरिएबल के बीच में भी कॉमा से सेपरेटिंग होती है, और ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग होती है और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनके बीच में भी एक कॉमा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर 10th रूल लिखा है देयर मस्ट बी अ कॉमा टू सेपरेट द कंट्रोल स्ट्रिंग एंड द एड्रेस लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखिए मैंने जैसे लिखा है जैसे %d, %c, %f, फिर देखिए ये कंट्रोल स्ट्रिंग आपकी हो गई, क्योंकि जैसे डबल कोट्स खत्म होता है आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पर लिखा है एड्रेस ऑफ x, मतलब x का टाइप क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर %d है। दूसरा लिखा है एड्रेस ऑफ y, तो यहाँ पर %c लिखा है, मतलब y कैरेक्टर टाइप का है। फिर लिखा है एड्रेस ऑफ z, यहाँ पर %f लिखा है, मतलब z का टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत सारे स्कैनर के स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने %s लगाया है स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर नेम को जो स्कैन हम कर रहे हैं इसमें हमने एड्रेस ऑफ नहीं लगाया है। ठीक है, आप लगा देंगे तब भी आपको एरर नहीं देगा, लगाएंगे तब भी सही होगा, नहीं लगाएंगे तब भी सही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में आपको एड्रेस ऑफ लगाना कंपलसरी नहीं होता है। आप लगाएंगे तब भी सही से वैल्यू स्कैन होगी, नहीं लगाएंगे तब भी वैल्यू सही से स्कैन हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैरेक्टर ग्रुप हमने लिखे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर ग्रुप होते हैं जिनके थ्रू हम कौन कौन से टाइप की वैल्यू स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पहला तो पता ही है %c। यहाँ पर देखिए चाहे तो आप कैपिटल %c लिखें, चाहे तो आप स्मॉल %c लिखें, मतलब c को चाहे आप कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें। %c अगर आप लगाएंगे तो इसका मतलब आप सिंगल कैरेक्टर स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, %d अगर आप लगाते हैं तो डेसिमल टाइप की इंटीजर वैल्यू आप स्कैन कर रहे होते हैं। %f, %g या फिर %e, ठीक है, ये तीन चीजें अगर आप लगाएं तो इनके थ्रू आप फ्लोटिंग वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का मतलब सेम है, चाहे आप %f लगाएं, चाहे आप %g लगाएं, चाहे आप %e लगाएं, इन तीनों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका %s। ठीक है, %h है तो इसमें आप शॉर्ट इंटीजर को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, कोई शॉर्ट इंटीजर होगा जैसे 128 तक के जो मतलब कि ये जो होते हैं -128 2 + 127। ठीक है, +127 ये जो होते हैं ये स्मॉल इंटीजर में आते हैं। ठीक है, शॉर्ट इंटीजर में आते हैं, तो इनको अगर आपको स्कैन करना है तो आप %h के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ा वैल्यू बड़ा इंटीजर स्कैन करना है तो आप वहाँ पर %d का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप %i अगर लगाएंगे तो इसके थ्रू आप चाहे डेसिमल वैल्यू स्कैन करें, चाहे हेक्साडेसिमल स्कैन करें, चाहे ऑक्टल स्कैन करें। ठीक है, %i लगाकर आप तीनों टाइप की वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल टाइप की हो, चाहे हेक्साडेसिमल टाइप की हो, चाहे वो ऑक्टल टाइप की हो।
ठीक है। अगर आप %o लगाएंगे तो आप केवल ऑक्टल टाइप की वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं। %p लगाएंगे तो आप पॉइंटर टाइप की वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं। ये वर्ड आपके लिए नया है, ठीक है, पॉइंटर आपके लिए नया है और पॉइंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सी के केस में। तो ये हम लोग आने वाली वीडियो में पॉइंटर के बारे में सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। अगर आप %s लगाएं, स्मॉल एस करें या फिर कैपिटल एस करें तो आप एक स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। %u अगर आप लगाते हैं तो एक अनसाइंड इंटीजर को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो साइंड इंटीजर नहीं होगा, अनसाइंड इंटीजर कोई भी आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। %x अगर आप लगाते हैं तो आप हेक्साडेसिमल टाइप की वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप %i लगाएं तो चाहे वो डेसिमल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, तीनों टाइप की वैल्यू एक साथ स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल हेक्साडेसिमल टाइप की वैल्यू को स्कैन करना चाहते हैं तो %x लगा दीजिए। इसी तरीके से अगर आप केवल ऑक्टल टाइप की वैल्यू को स्कैन करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं %o, ठीक है। केवल ऑक्टल टाइप की वैल्यू को आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने तरीके के कैरेक्टर ग्रुप होते हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस किस तरीके से हम लोग वैल्यू को स्कैन करा रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं और कैसे हम कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको इनपुट आउटपुट समझ में आया होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।